Hello students, welcome to my channel. Dear students, in this lecture today we will discuss about surface chemistry. Previously electrochemistry और जो केमिकल काइनेटिक्स हैं उसके टोटल चैप्टर के जो वीडियो लेक्चर है वो अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार 12th क्लास केमिस्ट्री के नाम से अपने इस चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अपने चैनल का नाम है इंपीरियल क्लासेस बाय रतन सर। उसी में आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो फिजिकल केमिस्ट्री की है वो है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, आज चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री जो है ना, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कैसे करूंगा? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ सरफेस अकरिंग फिनोमिना। ठीक है, जिसमें ऐसे फिनोमेनन की स्टडी होती है जो सरफेस पे अक्कर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच को सरफेस केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ साइंस, या आप लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमिनन, या फिर लिख सकते हैं विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिनन विच आर अक्कर एट सरफेस। ठीक है, तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ सरफेस जो है ना उसके ऊपर फिनोमिनन, तो आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी +1 में। सरफेस टेंशन। दूसरा अगर एग्जांपल लूँ मैं तो एडजॉर्प्शन। ठीक है, इस तरीके के और भी विस्कोसिटी टाइप में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। तो सरफेस टेंशन आपने +1 में पढ़ा। आज हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन की, जो इसका बेस टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस टू अट्रैक्ट and retaining the molecules by surface of any liquid or solid। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होती है कि मेरे पास जैसे ये एक सरफेस है और ये सरफेस क्या करती है? अपने नियर सराउंडिंग से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है ना उनको इस तरीके से अपने साथ जोड़ लेती हैं। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जो है ना एडजॉर्ब्ड एक लेयर आ जाती है इस तरीके से। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। पहली बात तो इसमें यह है कि जो सरफेस है वो नियर सराउंडिंग से मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और दूसरी बात अट्रैक्ट करने के बाद वो अपने पास रख लेती है जोड़ के, उसको बोलते हैं रिटेनिंग। ठीक है, तो अट्रैक्ट करना और रिटेनिंग करना बाय द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड इज नोन एज एडजॉर्प्शन। अब जो एडजॉर्प्शन है इसके अंदर दो चीजें हैं वो आपके लिए जरूरी है। एक टर्म इसके अंदर होती है एडजॉर्बेट और एक टर्म होती है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। तो जो एडजॉर्बेट है ना वो क्या होता है? सब्सटेंस विच इज एडजॉर्ब्ड एट सरफेस। जो किसी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रहे हैं ना उसको तो बोलेंगे एडजॉर्बेट। और एडजॉर्बेंट क्या होता है? सब्सटेंस which provide surface for adsorption। ठीक है, जो सरफेस प्रोवाइड कराता है उसको तो बोलेंगे एडजॉर्बेंट, और जो बाहर से आके चिपकता है उसको बोलेंगे एडजॉर्बेट। ठीक है, जैसे कॉमन सा एग्जांपल लें हम एडजॉर्प्शन का, तो आपकी गाड़ी खड़ी है कहीं गली में, उसकी सरफेस के ऊपर क्या होती है? मिट्टी जो है ना वो जम जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो सरफेस है उसने मिट्टी के पार्टिकल को अट्रैक्ट करके अपने पास रख लिया।
ठीक है। ये बात हम आगे करेंगे कि कुछ जो है वो रिमूव हो जाती है और कुछ जो है वो नहीं होती, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इसके आगे हम टाइप पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अपने पास ये टॉपिक है कि एडजॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर कोई पार्टिकल आए और आके वहाँ पे बैठ गए, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट है ना, इन दोनों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी फिर आप इस टर्म को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ कि जो मिट्टी है वो गाड़ी के ऊपर आ गई, तो गाड़ी ने सरफेस प्रोवाइड कराई है ना, तो वो गाड़ी की छत जो है ना वो तो यहाँ पे है एडजोर्बेंट, और जो मिट्टी बाहर से आके चिपकी है वो क्या हो जाएगी, एडजोर्बेट। या आप कोई मतलब जो है सलाद वगैरह काट रहे हैं कोई भी, उसके ऊपर आपने साल्ट जो है ना वो प्लेस कर दिया, तो जो साल्ट सरफेस के ऊपर चिपका हो ना वो तो है एडजोर्बेट, और जिस फ्रूट ने सरफेस या सलाद ने सरफेस प्रोवाइड कराई है वो है एडजोर्बेंट। अब जो एडजॉर्प्शन है इसका कॉमन एग्जांपल लें, तो एडजॉर्प्शन का एग्जांपल आप ले सकते हैं कोई भी डाई हो गया, ठीक है। आप कहीं कलर कर रहे हैं कहीं भी पेंट कर रहे हैं, या सरफेस पे कुछ भी पेस्ट कर रहे हैं कहीं भी, ठीक है, तो वो सब किसके एग्जांपल होते हैं, एडजॉर्प्शन के। जैसे दीवारों पे आप पेंट करते हैं वो भी एक एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है, गाड़ी पे पेंट होता है वो भी एक एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है, या कहीं पे आप कलर कर रहे हैं, पेज के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, तो क्या होता है वो जो पर्टिकुलर डाई है, पर्टिकुलर इंक है, वो क्या होती है पेज के ऊपर एडजॉर्ब हो रही है, सरफेस जो है ना उसके ऊपर एडजॉर्ब हो रही है। फोटो स्टेट कर रहे हैं उसके अंदर भी यही चीज़ें हैं, तो ये एडजॉर्प्शन के बढ़िया एग्जाम्पल हैं। अब एक कॉमन एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल लें हम, ठीक है, तो जो स्मोक प्रेसिपिटेशन होता है, बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं ना जिनसे धुआं निकलता है, उनके अंदर स्मोक प्रेसिपिटेटर होते हैं, तो क्या होता है कि जो अनब्रंट कार्बन होता है ना सारा, वो अनब्रंट कार्बन उन प्लेटों के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है, उनके ऊपर चिपक जाता है सारा, तो जो बाहर निकलेगी ना वो सिर्फ गैस निकलेगी, उसके साथ अनब्रंट कार्बन नहीं निकलता, जिससे काला धुआं जो है ना वो नहीं बाहर आता, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, एडजॉर्प्शन जो है, ठीक है, ये आपने पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़े, उसके बाद इससे मिलती जुलती एक टर्म है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और बच्चों को एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के अंदर कंफ्यूजन रहता है, तो वो हम दूर कर देते हैं, ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये। अभी हमने पढ़ा एडजॉर्प्शन और इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं हम एब्जॉर्प्शन को। तो देखो एक चीज़ आपको क्लियर समझनी है कि जो एडजॉर्प्शन है ना वो है सरफेस फिनोमिनन, इट इज ए सरफेस फिनोमिनन, ये सिर्फ सरफेस पे अक्कर होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये एक बल्क फिनोमिनन है, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ए बल्क फिनोमिनन। बल्क का मतलब क्या हो गया कि ये टोटल जो सॉल्यूशन या मिक्सचर या आपके पास सब्सटेंस है उस पूरे के ऊपर लागू होता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी सरफेस पे लागू होता है, ठीक है। दूसरी बात करें तो जो एडजॉर्प्शन है ना, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो कंटेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यूनिफॉर्मली नहीं होता, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ components is different at surface and bulk, ठीक है। सरफेस पे अलग है, बल्क में अलग है, अलग अलग कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, तो इसको मतलब बोलेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एडजॉर्प्शन में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिर्फ सरफेस पे मिलेगी वो चीज़, अंदर नहीं होती, जबकि इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स। टोटल अमाउंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें कहीं भी आपको जो है ना भाई ये नहीं मिलेगा यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ कम, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है टोटल, और कंपोनेंट्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली होते हैं। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के अंदर ये चीज़ जो है ना वो खास होती है, समझ गए। उसके बाद क्या होता है, एक चीज़ होती है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो पहले एब्जॉर्प्शन का अगर आप एग्जाम्पल लेंगे,
तो आपने है ना चॉक स्टिक लिया और चॉक स्टिक जो है ना उस चॉक स्टिक को वाटर में डिप कर दिया, डिप्ड इन वाटर, तो वो क्या होगा, गीला हो जाएगा और पानी उसके अंदर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ चॉक स्टिक ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरी तरफ एग्जांपल ले लें कि मैंने जो है ना कलर कर दिया कहीं पे भी, कलर, ठीक है, या CO2 एड्जॉर्ब हो रही है ऑन चारकोल। तो ये जो चारकोल है ये CO2 गैस को क्या कर रहे हैं, एड्जॉर्ब कर रहे हैं। जहाँ CO2 ज़्यादा होती है वहाँ पर ये प्रोवाइड कराते हैं, तो ये क्या करता है, मोस्ट ऑफ CO2 के जो मॉलिक्यूल हैं उनको अट्रैक्ट करके अपनी सरफेस पे जोड़ लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो CO2 है वो एड्जॉर्ब होगी। कलर कर रहे हैं वो भी एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, और बालों के डाई कर रहे हैं वो भी एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। जबकि चॉक स्टिक को पानी में आपने डुबोया तो इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, ना कि एड्जॉर्ब, ठीक है। अब एक नई टर्म है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोर्प्शन। Sorption, it is a phenomenon in which adsorption and absorption both take place simultaneously। यानी कि कैसा फिनोमेना जिसमें एड्जॉर्प्शन भी हो रहा हो और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो, दोनों जब एक साथ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सोर्प्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो चॉक स्टिक है ना उस चॉक स्टिक को डिप कर दीजिए इंक में, इंक में। तो चॉक स्टिक को अगर आप डिप करेंगे इंक में तो जो इंक है ना वो तो सरफेस के चारों तरफ चिपक जाएगी, और जो सॉल्वेंट है इंक का वो चॉक के बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा। तो जो चॉक स्टिक है ना वो अंदर से आपको गीली मिलेगी और सरफेस पे जो कलर है वो मिलेगा। तो इसका मतलब उसका सॉल्वेंट है वो तो एब्जॉर्ब हो गया और जो कलर था वो एड्जॉर्ब हो गया। तो ये दोनों एग्जांपल इसके हो सकते हैं। या जो कपड़े पे डाई करते हैं, कपड़े पे कलर करते हैं, रंग चढ़ाते हैं, ठीक है, वो भी इसका एक एग्जांपल है, क्योंकि कपड़ा क्या करता है, उस डाई को एब्जॉर्ब भी करता है और सरफेस पे भी रखता है। तो ये सोर्प्शन के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सोर्प्शन, ये जो है तीनों चीज़ें आपको क्लियर होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो इस चीज में देखो आप कि जो एड्जॉर्प्शन है ना वो होता क्यों है, ठीक है। उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे ये चीज़ें आपने +1 में इस तरीके के एग्जाम्पल पढ़े भी होंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये एक लिक्विड ले लिया, कोई कंटेनर है उसमें मैंने ये लिक्विड दे लिया, ये लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है। तो इसके बीच में बल्क में ये जो मॉलिक्यूल है ना, अगर इनकी सपोर्ट की बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ना, जैसे इस मॉलिक्यूल को मैं लेता हूँ तो ये मॉलिक्यूल चारों तरफ से सपोर्टेड है, यानी कि इक्वली इसको सपोर्ट मिल रही है और ये अपने आप को बैलेंस समझ रहा है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है वो सिस्टमेटिकली बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि उनको एक तरफ से सपोर्ट मिल रही है। तो ऐसे में जो रेजिडुअल फोर्स है ना सरफेस के, वो गड़बड़ हो जाते हैं। जब रेजिडुअल फोर्स सरफेस के गड़बड़ होते हैं, ठीक है, तो वहाँ एक तो सरफेस टेंशन काम करता है, और दूसरा क्या होता है कि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है ना, ये स्टेबल होने के लिए नियर सराउंडिंग से जो मॉलिक्यूल हैं उनको अट्रैक्ट करके अपने साथ जोड़ लेते हैं। अब इनको जो बल्क में मॉलिक्यूल है ना उसके जैसी सपोर्ट मिल रही है और इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे में क्या होता है कि जब नए मॉलिक्यूल सरफेस पे जुड़ते हैं तो कुछ नए बॉन्ड जो है ना वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। अब ये नए बॉन्ड एग्जिस्टेंस में आ गए, इस वजह से जो रेजिडुअल फोर्स है वो डिक्रीज होता है और एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ
adsorption, some new bonds between adsorbate and adsorbent are come in existence, so energy is released। ठीक है, रेजिडुअल फोर्स डिक्रीज। तो जब एनर्जी रिलीज होगी और रेजिडुअल फोर्स डिक्रीज होंगे ना, तो इस प्रोसेस को अपन एनर्जी रिलीज होने के बेस पे कह सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो छोटा सा मैं इसके साथ ये भी टॉपिक जोड़ देता हूं कि जो एडजॉर्प्शन है ना, एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, कैसे कि एक तो जो बॉन्ड एग्जिस्टेंस में आते हैं ना, न्यू बॉन्ड कम इन एग्जिस्टेंस, सो एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, एक तो नए बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरा क्या होता है कि जब बॉन्डिंग होती है ना, तो जो रैंडमनेस है या जो डिसऑर्डर है ना, वो डिक्रीज हो जाता है। डिसऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज, यानी कि जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होती है। ठीक है, एडजॉर्प्शन जो है ना, इसके बारे में एक चीज ये भी है कि एडजॉर्प्शन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होती है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इस वजह से जो डेल्टा एच है वो भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। डेल्टा एच है वो भी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं बात करूं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, तो डेल्टा जी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ रैंडमनेस बढ़ रही है। तो जो एंथैल्पी है, ठीक है, उसका चेंज भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। एंथैल्पी का चेंज नेगेटिव है, एंट्रोपी है वो भी नेगेटिव हो रही है, घट रही है, तो उसके बाद डेल्टा जी की रिजल्टिंग वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, बिकम मोर नेगेटिव। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ये जो एडजॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्यों होती है, क्योंकि कुछ तो एनर्जी रिलीज हो रही है जब बॉन्ड बनेंगे। दूसरा एंट्रोपी, रैंडमनेस, क्योंकि रैंडमनेस क्या होता है, पार्टिकल इधर उधर भाग रहे हैं। जब बॉन्डिंग हो रही है तो पार्टिकल जो है ना वो बाइंड हो गए तो उनको इधर उधर भागने का मौका नहीं मिल रहा है। मौका नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी या रैंडमनेस डिक्रीज होगी। जब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है और एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आ रहा है, तो डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों नेगेटिव है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी है ना, उनकी वजह से बिकम मोर नेगेटिव हो जाएगी। और ये जो पॉसिबिलिटी है, ये कंडीशन है, ये सपोर्ट करती है किसको, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। तो यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, ये फॉर एडजॉर्प्शन डेल्टा जी डेल्टा एस, नीचे लिख देता हूँ, डेल्टा एस एंड डेल्टा एच ऑल आर लेस देन जीरो, यानी कि सभी नेगेटिव होते हैं। डेल्टा जी भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है और डेल्टा एच भी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन 2-3 बार कंपटीशन में भी रिपीट हुआ है और बोर्ड एग्जाम्स में भी ये चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म है और वो है एडजॉर्प्शन जो है ना वो एक्सोथर्मिक क्यों होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।